Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So today I'm going to discuss with you the question paper of IIT JAM MSc Economics Entrance का पेपर था 2024 का JAM 24 का पेपर इकोनॉमिक्स का कर रहे हैं डिस्कस. आज ये जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस है 1 मार्क वाले इस लेक्चर में वो सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे चलेंगे. देखिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. देखिए, हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट उनको बोलते हैं जिनके लिए हम कोई डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ नहीं करते हैं. जब कोई डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ नहीं कर रहे होते तो नॉन पैरामेट्रिक है. ठीक है, तो टी टेस्ट के लिए हम लोग स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, एफ टेस्ट के लिए एफ डिस्ट्रीब्यूशन, जेड टेस्ट के लिए जेड डिस्ट्रीब्यूशन. ये जो काई स्क्वायर टेस्ट है नॉन पैरामेट्रिक है. ठीक है, विल्कॉक्सन टेस्ट है और कुछ रैंक स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन टेस्ट है. ऐसे काफ़ी सारे टेस्ट हैं, मैंने लेक्चर में पढ़ाए हैं आपको. तो अभी तो खाली पूछा है कौन सा नॉन पैरामेट्रिक, और कुछ पूछा नहीं है. तो ऑप्शन नंबर ए ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है. एक नंबर में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है, आपको बस पढ़ना है, आपको आंसर पता होगा. इसमें कुछ करने लायक नहीं होता. 1 मार्क मतलब इफ़ यू नो इट मार्क इट, इफ़ यू डोंट नो इट स्किप इट. एक्स एंड वाई बी टू कंजम्पशन बंडल्स अज्यूम टू बी नॉन नेगेटिव. ठीक है, एक्स और वाई नॉन नेगेटिव बंडल्स हैं. ऑब्वियसली जब कंजम्पशन बंडल की बात होती है वहाँ पे नेगेटिविटी हो नहीं सकती, वरना आप नेगेटिव कंजम्पशन करेंगे कैसे. परफेक्टली डिविजिबल है, ये बात भी सही है, मतलब कितना भी फ्रैक्शन में आप उसको ले सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं. अजम्पशन ऑफ कंप्लीटनेस, यानी दो बंडल कंपेयर करेंगे तो आप हमेशा डिसीजन पे पहुंचेंगे, ए इज़ बेटर देन बी और बी इज़ बेटर देन ए, और यू आर इनडिफरेंट. डिसीजन जरूर मिलेगा आपको. ट्रांजिटिविटी मतलब इफ़ ए इज़ बेटर देन बी एंड बी इज़ बेटर देन सी देन ए इज़ बेटर देन सी. ऐसे कह लीजिए, इफ ए इज़ प्रेफर्ड ओवर बी एंड बी इज़ प्रेफर्ड ओवर सी देन ए इज़ प्रेफर्ड ओवर सी. रिफ्लेक्सिविटी मतलब ए इज़ एटलीस्ट एज गुड एज इट सेल्फ. ठीक है, और नॉन सेटिएशन मोर इज़ ऑलवेज बेटर. कंटिन्यूटी मतलब कहीं ब्रेक पॉइंट्स नहीं है. स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्सिटी, आईसीज जो है कॉन्वेक्स शेप में बनेगी. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट. ए में कह रहा है एक्स इज वीकली प्रेफर्ड ओवर वाई और वाई इज वीकली प्रेफर्ड ओवर एक्स और बोथ. ठीक है, कंप्लीटनेस है तो ये तो रहेगा, या तो एक्स वाई से प्रेफर्ड होगा या वाई एक्स से प्रेफर्ड होगा. और बी में कह रहा है वाई इज स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड ओवर एक्स इफ वाई कंटेन्स मोर ऑफ एटलीस्ट वन गुड एंड नो लेस ऑफ अदर. देखो, अगर एक्स के पास है 4 3 और वाई के पास है 4 4, ऐसे में क्या होगा, एक्स की क्वांटिटी मतलब गुड 1 तो दोनों पे सेम है, लेकिन वाई के पास गुड 2 की क्वांटिटी ज़्यादा है. तो ऐसा होने पर कि अगर y के पास किसी एक गुड की क्वांटिटी, कम से कम एक गुड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जबकि दूसरा गुड सेम हो, तो y एक्स से स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड होगा. नॉन सेटिएशन का मतलब यही होता है. तो ये भी सही है. हमें पता लगाना कि सही कौन नहीं है. तो फर्स्ट भी सही था, बी भी सही है. थर्ड कह रहा है एक्स इज़ नॉट इनडिफरेंट टू इट सेल्फ. नहीं, देखो रिफ्लेक्सिव में हमने क्या पढ़ा था कि बंडल इज एटलीस्ट एज गुड एज इट सेल्फ. जब हम कहते हैं एटलीस्ट एज गुड एज इट सेल्फ तो मतलब इनडिफरेंट हो सकते हैं. ठीक है, एक्स इज इनडिफरेंट टू इटसेल्फ होना चाहिए, नॉट इनडिफरेंट, ये बात गलत है. तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो ये सही आंसर हो गया. फिर एक्स और वाई इट्स बेटर स्टैटिस्टिकली कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्सिटी दे ही रखा है, तो ये भी सही है. हमको तो नॉट करेक्ट ढूंढना था, तो सी नॉट करेक्ट है, तो सी इज द राइट आंसर. ओके जी, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस खाली आपको. मैंने आपसे कहा 1 मार्क में क्या होता है, आप पढ़ते हैं आपको पता चल जाता है पढ़ते कि क्या आंसर. इसमें कुछ कैलकुलेशन करनी नहीं होती है. ठीक है, ये तो 1 मार्क क्वेश्चन में आपको इफ़ यू नो इट जस्ट मार्क इट. कंसिडर प्रोडक्शन फंक्शन y इज इक्वल टू a log l प्लस 1 से log k, a बिलोंग्स 0 to 1, a इज नॉट इक्वल टू 0.5, y इज आउटपुट, l लेबर, k कैपिटल, देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ये कॉफ डगलस फंक्शन है जी. कॉफ डगलस की इलास्टिसिटी क्या होती है, 1 होती है, तो इसका आंसर 1 है. वैसे अब करना चाहें करके मैं दिखा सकता हूँ आपको. देखिए मेरे पास, वैसे आपको याद होना चाहिए, मैंने क्लास में डिटेल में बताया आपको. ठीक है, और वहाँ बताया भी था, आपको याद रखना है इस बात को. तो मेरे पास y है, y इज इक्वल टू a log l प्लस 1 माइनस a log k. तो व्हाट इज MPL? MPL इज del y by del l, it is a by l. What is MPK? MPK is del y by del k, 1 minus a by k. What is marginal rate of technical substitution? It is MPL by MPK, so it is
a by l upon 1 minus a by k, a by 1 minus a into k by l. So log, taking log both sides, log of MRTS is equal to log of a by 1 minus a plus log k by l. ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू लॉग MRTS 1 इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है 0 प्लस डी लॉग के बाय एल अपॉन डी लॉग MRTS. सो 1 इज इक्वल टू इलास्टिसिटी. ठीक है, ये मैंने कर दी डेरिवेशन आपके लिए. किसी बच्चे को हो सकता है उसने अगर हमसे क्लास नहीं पढ़ी है तो हो सकता है उसको ना पता, लेकिन क्लास में मैंने डिटेल में बताया है आपको कि कॉब डगलस की इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन 1 होती है. आपको याद रखना है इस बात को. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कंसिडर क्लोज्ड इकोनॉमी विद कंजम्पशन फंक्शन c इज इक्वल टू 2 प्लस 0.5 y, where y is income, government expenditure is 3, investment function is I is equal to 4 minus 0.5 r, where r is interested. स्लोप ऑफ IS करो. देखो IS का स्लोप क्या होता है? स्लोप ऑफ IS होता है -1 अपॉन b इंटू एल्फा जी. अब ये एल्फा जी क्या होता है? 1 अपॉन 1 माइनस सी इंटू 1 माइनस टी. टी यहाँ पे है नहीं तो c यहाँ पे क्या है? 0.5, तो 1 अपॉन 1 माइनस 0.5, 1 बाय 0.5 यानी कि ये हो गया 2. और i क्या होता है? बेसिकली i होता है मेरे पास i बार माइनस b इंटू आर. तो b यहाँ पे जो कोफिशिएंट है इसका वो है, माइनस आई नहीं लेते क्योंकि ऑलरेडी माइनस में होता है. तो b यहाँ पे क्या है? b है 0.5. तो ये हो गया -1 अपॉन 0.5 इंटू 2 यानी कि -1. सिंपल सी बात है. ऑप्शन नंबर डी. छोटी सी कैलकुलेशन से करनी पड़ी आपको. आप एक तरह से और कर सकते हैं, वो जो आपने IS का इक्वेशन पढ़ी है y इज इक्वल टू c प्लस आई प्लस जी, और वहाँ से फिर डिफरेंशियल निकालीजिए तो भी यही आएगा. वो आपकी चॉइस, आप कैसे करना चाहते हैं. डायरेक्ट फॉर्मूला ये है. अब y इज इक्वल टू c प्लस आई प्लस जी से करना चाहते हैं, फिर डेल वाई बाई डेल आर का निकालना चाहते हैं स्लोप वहाँ से, तो वो भी कर सकते हैं. वो आपकी चॉइस है, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ. अब ये इंडियन इकॉनमी पे क्वेश्चन आ गया जी. Which of the following was announced in Union Budget 23-24 to enhance the skills of lakhs of youths in next 3 years? 23-24 में आया था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. ये इंडियन इकॉनमी, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जो लास्ट 1 ईयर में जो गवर्नमेंट की स्कीम्स अनाउंस हुई हैं वो आपको ध्यान होनी चाहिए. तो 24 में 23-24 पूछा था. अब 25 का पेपर जो होगा आपको 24-25 की सारी स्कीम्स को ध्यान रखना है. अब 6 में कह रहा है क्या? सपोज अ रैंडम वेरिएबल x फॉलोज एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 50, देन द वैल्यू ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी px मोर देन 70 गिवन x मोर देन 60. अगर x मोर देन 60 और आपको मोर देन 70 चाहिए तो मतलब आपको x मोर देन 10 चाहिए. इसका मतलब ये है कि आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी x मोर देन 10. ठीक है. अब यहाँ पर मीन जो है वो 50 है, तो लैम्डा क्या होगा? लैम्डा होगा 1 बाय मीन यानी 1 बाय 50. और f x मोर देन x क्या होता है? मोर देन इक्वल टू क्या लीजिए चाहे ई रेज़ पावर माइनस लैम्डा इंटू एक्स. मेमोरी लेस प्रिंसिपल याद होना चाहिए आपको. यानी e माइनस 1 बाय 50 इंटू एफ एक्स मोर देन 10 होगा माइनस 1 बाय 50 तो लैम्डा हो गया इंटू 10 यानी e माइनस 1 बाय 5. ठीक है. ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं. देखिए इसमें किसी तरह का कोई जादू नहीं है. आपको ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मेजर कैलकुलेशन करनी होगी. बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं. अगर आपको फॉर्मूला पता है, आपको कंसेप्ट पता है तो इजीली आप सॉल्व कर लेंगे. अब अगर आप ये कंसेप्ट नहीं जानते हैं ना सर, तो फिर आपको हमारा लेक्चर एक बार रिविज़िट करना पड़ेगा. इसके लिए तो ये मैं कैसे कर रहा हूँ इसके लिए आपको लेक्चर रिविज़िट करना पड़ेगा. ठीक है. एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को पूरा एक बार पढ़ना पड़ेगा दोबारा, नहीं तो डाउट सेशन में आइए डिस्कस कीजिएगा मेरे साथ. ये फिर इंडियन इकॉनमी के बारे में है. विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर वाज नॉट इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991. न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो अनाउंस, विच वाज नॉट, कौन अनाउंस नहीं हुआ था? न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस हुआ था तो करेक्ट है ये. तो फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी ऑन कैपिटल अकाउंट, नहीं फुल कन्वर्टिबिलिटी नहीं हुई थी, उस समय पार्शियल हुई थी. आपको याद होना चाहिए. मैंने कई बार इस बात को इंडियन इकॉनमी में पढ़ाया आपको कि मनमोहन सिंह जी ने अपने टाइम टेन्योर में, जब वो 91 में फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने 2 बार मनी का डिवैल्यूएशन भी किया था इंडियन रुपी का. तो उस समय पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी प्रपोज की थी, फुल तो बाद में हुई थी. तो ये आपका करेक्ट आंसर है क्योंकि दिस वाज नॉट इनिशिएटेड. क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को हटाया था, ठीक है. गाइडलाइंस FII की गाइडलाइंस लगे थे, सही है. बाकी सब सही हैं, बस ये नहीं हुआ था उसमें.
फुल कन्वर्टिबिलिटी नहीं हुई थी, पार्शियल हुई थी, इसलिए बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सपोज नॉमिनल जीडीपी इक्वल्स 1000 यूनिट्स एंड मनी सप्लाई इक्वल्स टू 50 यूनिट्स बेस्ड ऑन क्यूटीएम द वेलोसिटी ऑफ मनी। अब जानते हैं क्या होता है, क्यूटीएम आपने पढ़ा है, पी इंटू वाई इज इक्वल टू एम इंटू वी। वाई यहाँ पे रियल जीडीपी होता है, पी प्राइस है, तो पी इंटू वाई है नॉमिनल जीडीपी। पी इंटू वाई क्या है, नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी आपकी 1000 है, तो 1000 मनी आपको दे रखा है 250 इंटू वी, तो वी क्या हो गया 1000 बाय 250 यानी कि 4, तो 4 इज़ अ वेलोसिटी बी। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ये क्वेश्चन 1 मार्क का रहे हैं, मतलब इफ़ यू नो इट यू हैव टू मार्क इट, इफ़ यू डोंट नो इट देन यू हैव टू स्किप इट, इसका कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन अभी तक कोई एक भी आया नहीं जो आप स्किप करें, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आए हैं ये। 9th, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसके लिए आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, बताता हूँ कैसे। S1 है, आपको कह रहा है कि x प्लस वाई मोर देन इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू, और y मोर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग, एक डायग्राम लेता हूँ मैं ज़रा आपके लिए। देखिए ये x, ये y, और ये 1 2 3, मैं अंदाजे से बना रहा हूँ, ठीक है, 1 2 3, स्केल थोड़ा सा हिल रहा है, मैं अंदाजे से बना रहा हूँ। तो आपके पास फर्स्ट है x प्लस वाई मोर देन 1, तो इसकी बाउंड्री x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो यानी x1 y1 पे आपको इसको ज्वाइन कर देना है। x1 y1, वैसे 1 यहाँ होना चाहिए था, लेकिन ठीक है बना दिया तो बना दिया, अब क्या करना। तो ये तो हो गया जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। आपको मोर देन 1 चाहिए, मतलब आपको इसके ऊपर का रीजन शेड करना है। नेक्स्ट इज x प्लस वाई लेस देन 2, तो x प्लस वाई लेस देन 2 का मतलब क्या होता है, जब आपके पास इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू, तो एक बार x0 लेंगे y2 आएगा, y0 लेंगे x2 आएगा। 1 वाला भी ऐसे ही करा है, तो 2 से पास करेगा जी वो, तो 2 से पास करा दीजिए इसको। ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये ऊपर वाला था x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, नीचे वाला सॉरी, मैंने इज इक्वल टू इक्वेशन बनाई तो इज इक्वल टू है, रीजन के लिए उसके ऊपर नीचे शेड करना पड़ेगा। यहाँ पे है रीजन लेस देन 2, तो इसमें आपको नीचे शेड करना है इसके। और नेक्स्ट इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनेगा पैराबोला, 0 0 1 1 से पास करेगा, ये बनेगा जी पैराबोला, दिस इज द पैराबोला, ऐसे आएगा कुछ। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसके आपको क्या चाहिए, y मोर देन एक्स स्क्वायर, मतलब इसके ऊपर चाहिए आपको रीजन। तो कॉमन रीजन क्या बन रहा है भाई, ये बन रहा है आपका कॉमन रीजन। अब व्हाट इज अ कॉन्वेक्स सेट, इफ यू टेक एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सेट and the line joining those 2 points lie entirely within the sets, then it is a convex set. ये एक आपके पास आप ग्राफिकल अप्रोच से ऐसे स्टडी करते हैं, इसको एनालिटिकली प्रूव भी किया जा सकता है, लेकिन अभी हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि 1 मार्कर है सिर्फ, आपको तो ऑब्जर्व करना है और आंसर मार्क करना है। तो यहाँ पे कोई भी 2 पॉइंट्स आप कहीं भी ले लीजिए, वो ज़रूर उस सेट के अंदर ही लाई करेंगे, बाहर नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। तो हाँ जी, S1 तो कॉन्वेक्स सेट है, S1 इज़ ए कॉन्वेक्स सेट, तो ये बात तो सही है, S1 इज़ कॉन्वेक्स, उसने कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स बोल रहा है, S1 कॉन्वेक्स है। x2 सेम है, मोर देन लेस देन, बस y लेस देन एक्स स्क्वायर, तो S2 में रीजन जो है वो ये वाला है, ये रीजन है, मगर ये कॉन्वेक्स नहीं है। देखिए कैसे, अगर मैं एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ और एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ और इसको ज्वाइन करता हूँ, तो वो सेट में लाई नहीं करता, सेट से इस जो नीचे वाला रेड सेट है उससे बाहर चला जाता है। तो क्योंकि ये कर्व जो है ना, ये कर्व इस तरह से, तो अगर एक पॉइंट आप यहाँ लेंगे, एक पॉइंट यहाँ लेंगे, आपको इस रीजन में रहना है, तो जो इनको लाइन ज्वाइन करेंगे वो सेट से बाहर जा रही है, तो ये कॉन्वेक्स सेट। S2 तो कॉन्वेक्स नहीं है, S1 कॉन्वेक्स था, तो S1 कॉन्वेक्स है, S2 कॉन्वेक्स नहीं है। S1 इज़ कॉन्वेक्स बट S2 इज़ नॉट कॉन्वेक्स, तो ये सही आंसर है, ठीक है। बाकी सब तो ऑब्वियसली गलत हो गए, फिर A में बोल रहे दोनों कॉन्वेक्स हैं, गलत है। C में बोल रहे S2 कॉन्वेक्स है, ये गलत है। D में बोल रहे दोनों कॉन्वेक्स नहीं, S1 कॉन्वेक्स है, तो B इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी 1 + 1/x x इज इक्वल टू e, ये आपको स्पेशल लिमिट है, याद होनी चाहिए। नहीं याद है, अच्छा जी सर मुझे नहीं याद है, तो ठीक है प्रूव कर देता हूँ, और आसान सी बात है। कहते हैं लेट y इज इक्वल टू
लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स पावर x। फिर आप कहते हैं लेट 1 बाई एक्स इज इक्वल टू h एज x गोज़ टू इन्फिनिटी h गोज़ टू 0। तो y इज इक्वल टू लिमिट h goes to 0 1 plus h power 1 by h, taking log on both sides, log y is limit h goes to 0 1 by h times log 1 plus h, यानी लिमिट h goes to 0 log 1 plus h by h। ये तो स्पेशल लिमिट आप जानते हैं 1 होती है, तो अगर log y 1 है तो दोनों से लेंगे एक्सपोनेंशियल, तो y क्या आ जाएगा e पावर 1, तो इसलिए आंसर। वैसे आपको ये स्पेशल लिमिट याद होनी चाहिए थी, ठीक है, आपको इसको याद होना ज़रूरी है। और ऐसी बहुत सारी स्पेशल लिमिट्स मैंने क्लास में आपको कराई हैं, वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये जो 1 मार्कर क्वेश्चन होते हैं या एमसीक्यू टाइप्स होते हैं, अगर आपको लिमिट याद है तो आप वर्बली उसका आंसर कर लेते हैं, आपका टाइम सेव हो जाता है। वो टाइम आप यूज़ कर सकते हैं उन क्वेश्चन में जहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी है, कैलकुलेशन करनी है वो सब में। तो ये 10 क्वेश्चन 1 मार्कर थे, कर लिए। इसके आगे तो फिर 2 मार्कर्स आ रहे हैं, वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस थे, कुछ भी ऐसा कोई क्वेश्चन ऐसा तो था नहीं जो कि आपको परेशानी में डाल सकता हो, कोई समस्या में डाल सकता हो। मेरे को तो कोई ऐसा क्वेश्चन याद नहीं आ रहा जो आपको मुश्किल लगे, सब इजी क्वेश्चंस थे जी, ठीक है। तो यही है, बाकी कोई अगर आपको फिर भी लग रहा है कोई बात समझ नहीं आई, कोई किसी बात में आपको डाउट है, क्वेरी है, तो आप डाउट सेशन में आइए, डिस्कस कीजिए, या नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे देखिए नीचे व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप करके अपनी बात डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ, राइट। ओके, थैंक यू।